बिल्कुल। इस बीच और एक अहम खबर है और ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि सरकार जल्द ही जो एनपीए हुई एसेट्स हैं उसको बेचने के लिए जो नियम है उसे आसान कर सकती है, जिससे बैंक अधिकारी और जो सरकारी अधिकारी हैं वो जल्द से जल्द इसका निपटारा कर सके। और इनफैक्ट इसमें एक अहम कदम ये भी होगा कि अगर ज़रूरत पड़े तो सस्ते दामों पर भी एनपीए को बेचने की अनुमति मिलेगी। इस दिशा में सरकार काम कर रही है, लेकिन इस पर और जानकारी लेते हैं। आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, बताइए। बिल्कुल, देखिए सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि जो हेयर कट का डिसीजन है जिनको बैंकर्स को लेना है, लेकिन इसको करने में मेजर एक हर्डल होता है सीबीआई, सीवीसी और सीएजी के इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए। तो सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसमें बदलाव किया जाए और बदलाव करके ये प्रोविजन डाला जाए कि अगर कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई कमर्शियल डिसीजन लिया जाता है तो उसको एक उसके खिलाफ उसमें एक्शन ना हो, तो ये एक इम्यूनिटी दी जाए। नया जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होगा, हालांकि इस में अमेंडमेंट सरकार लाने की कोशिश पहले भी कर चुकी है और इस पे एक स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट भी दिया है, लेकिन बैंकों के लिए स्पेशली ये प्रोविजन, इस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसको वो डाला जाएगा और सरकार जल्द ही इसको, जो जानकारी, जो सूत्र बता रहे हैं, उसको मॉनसून सेशन में सरकार ला सकती है। इसके पहले इसे कैबिनेट से भी पास कराना होगा, लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि जो बैंकों को सरकार ने कह रखा है कि जल्द से जल्द वो अपने कोर एसेट्स को आइडेंटिफाई करें। तो अगर कोर एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद अगर ये हेयर कट का प्रोसेस शुरू करना है तो ऐसे में ये बड़ा हर्डल है जो इन्वेस्टिगेशन होती है जांच एजेंसियों की। तो अगर इससे बचाना है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अमेंडमेंट करना होगा, जिससे कि बैंकों के लिए जो एसेट सेल, फोरक्लोजर और वन टाइम सेटलमेंट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए सरकार अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत ये काम करने का प्लान कर रही है। इसके बारे में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने बताया, यही बताया है कि जो कई सारे जो अमेंडमेंट जो किया गया है सरकारी अधिकारियों के लिए, उसमें बैंकों के लिए स्पेशली ये प्रोविजन लाया जाएगा, जिससे कि सरकार को एनपीए में से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, ये काफ़ी अहम खबर है। हालांकि सरकार एनपीएस को लेकर वैसे भी बहुत गंभीर है। एक बैड बैंक बनाने की बात थी, लेकिन उससे पहले जो हेयर कट का मामला है, शायद उसमें जो तकनीकी पेच है सरकार उसको दूर करना चाहेगी और बैंकों को एक किस्म से कह सकते हैं कि ऑटोनॉमी देना चाहेगी कि अपने एनपीएस को लेकर आप ज़्यादा गंभीर और संजीदा हो जाइए। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही तो हम बैठे उसको ठीक करके दे देंगे। तो ये एक मैसेज है बैंक्स को। अब देखना होगा कि एनपीएस को कैसे टैकल करते हैं। एक बार आप कुछ एक सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, इंडियन बैंक, ओबीसी, ये कुछ एक बैंक देखिए आपकी स्क्रीन पर। इनमें एक अच्छा सर्च भी आता हुआ दिख रहा है। अनुज, एसबीआई और पीएनबी, मैं दोनों में से कोई एक लेना चाहता हूं। दोनों अच्छे सरकारी बैंक हैं और बीच में हमने एक बैंकिंग को लेकर आधे घंटे का एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया था। उसमें हमको ये तो समझ में आया था कि 2-3 बड़े सरकारी बैंकों में रखा जा सकते हैं अभी पोजीशन, ये अगले 1 साल के लिए सोना साबित हो सकते हैं। ये एसबीआई और पीएनबी में से कौन सा ज़्यादा ठीक लग रहा है आपको? देखिए डिम्पी, अगर दोनों बैंकों की तुलना की जाए तो पहले तो सेक्टर को अगर डिवाइड करें कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में, तो पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखती है। अब अगर एसबीआई और पीएनबी में कंपैरिजन करें तो आज एसबीआई के अंदर एक अच्छा मूव दिख रहा है, हालांकि पीएनबी में अभी हम लल मूव देख रहे हैं। तो गेन के हिसाब से देखें तो अगर कोई ट्रेडर है तो अब पीएनबी पर लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जैसा पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, पूरा का पूरा पीएसयू बैंकिंग सेक्टर एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखता है। और मुझे लगता है कि ये जो खबरें आ रही हैं, जब भी ये एनपीए रेजोल्यूशन के गवर्नमेंट करती है, कुछ नए नियम लेके आती है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चार्टिकली ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो एसबीआई और पीएनबी में अगर लॉन्ग करने की बात रहे तो मैं इस वक्त पीएनबी पर लॉन्ग जाना चाहूँगा। 153 से नीचे के स्टॉप लॉसेज रखना चाहूँगा। अपसाइड के टारगेट तकरीबन 162 के आसपास के। ठीक है, इस बीच आप इंडियन बैंक को देख सकते हैं, एकदम से सडन स्पाइक के साथ ये ऑलमोस्ट 7 से 7.5% ऊपर है इंडियन बैंक। इसके नंबर्स भी आने हैं और नंबर्स आने से ठीक पहले हमने देखा कि सरकारी बैंकों में इस तरह का रुझान मिल रहा है। इट्स ए गुड साइन फॉर द मार्केट कि ठीक है, निजी बैंकों का सपोर्ट बैंक निफ्टी को था, लेकिन कुछ सरकारी बैंक भी ठीक नंबर से पहले अपने आप को पाइल अप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और ये भी करीब 7% ऊपर है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर चल रहे हैं, उसमें फोर्टिस हेल्थ केयर है। आज सुबह सुबह खबर ये भी आई थी कि शायद कंपनी में हिस्सा बिक जाएगा। KKR, TPG जैसी कुछ एक कंपनी सामने निकल के आई हैं। ये ऑलमोस्ट अभी दिन के उच्चतम स्तरों पर करीब 0.25% की बढ़त है।
है। एक डेट से घिरा हुआ पूरा ग्रुप है, वह जेपी ग्रुप। यहाँ के शेयर्स भी कुछ चल रहे हैं। जेपी एसोसिएट्स, पावर और जेपी इंफ्रा, इन तीनों के अंदर हमने देखा है कि अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है। अभी ये करीब करीब 5% ऊपर है। इंफ्रा की कंपनीज थम नहीं रही हैं, 2 दिन से लगातार अच्छा मूव। श्री इंफ्रा 90 के लेवल को पार कर चुका है। टायर में जेके टायर चल रहा है और सडन स्पाइक हमको एक सीमेंट कंपनी, छोटी सीमेंट कंपनी से मिला, वह है ओरिएंट सीमेंट। ये काफ़ी प्ले अच्छा देता हुआ दिख रहा है। एससीसी के अंदर हमको 2 दिन से अच्छा बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है और ये शेयर भी चल रहा है। सुदीप, एक तो एससीसी ये कंपनी, क्योंकि देखिए इंफ्रा को लेकर सरकार ने बहुत कुछ किया, कंपनीज की अपनी बैलेंस शीट भी ठीक हुई है, कुछ लीगल फेस आर्बिट्रेशन के फंसे हुए थे वो भी ठीक हो गए, नॉर्म्स की रिलैक्सेशन भी है, अच्छी मांग भी है। एक तो एससीसी पे मेरे का आपको व्यू चाहिए, और दूसरा ये फोर्टिस हेल्थ केयर को लेकर जो खबरें आ रही हैं समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इसमें अभी कुछ पोजीशन रखी जाए फिर नहीं रखी जाए। एक तरफ तो डाइची का मामला है, वो ये कहते हैं कि इनको माल नहीं बेचना, हिस्सा नहीं बेचना सिंह ब्रदर्स को, लेकिन फोर्टिस हेल्थ केयर 200 के लेवल को पार कर गया। कुछ पार्टीज के नाम आ गए जो इंटरेस्टेड पार्टीज इसमें हिस्सा खरीदने के लिए। क्या किया जाए सर? फोर्टिस और एक एससीसी दोनों पे आपकी राय चाहिए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो कि बहुत सारा पॉजिटिव मूव्स, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखने को मिला है। और जैसे कि सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का, रोड्स बिल्ड करने के, और जो स्मार्ट सिटीज़, हाउसिंग फॉर ऑल, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो सारे जो उम्मीदें हैं सरकार के, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज प्ले मेजर रोल। तो हम लोगों को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का फ्यूचर अच्छा है, पर इसमें ध्यान रखना पड़ेगा बैलेंस शीट का हालत क्या है, कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का बैलेंस शीट का हालत बहुत खराब था और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा। आपने एचसीसी का जिक्र किया, हम लोगों को लगता है कि फॉर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर एचसीसी इज़ ए गुड बेट। वहाँ पे खरीदारी करके वो वेट कर सकते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम जो देखने को मिल रहा है उसका बेनिफिट एचसीसी को जरूर मिलेगा, पर अगर सेफ इन्वेस्टर है तो हम लोग उसको लार्सन खरीदने की सलाह देंगे। आपने दूसरा सवाल फोर्टिस का किया है। लगता है कि फोर्टिस में जो शेयर होल्डिंग लेके, जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग लेके जो दिक्कतें हैं वो सेल होने में टाइम लगाएगा, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं सिंह ब्रदर्स के, दाइची के साथ, वो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर एसेट अच्छा है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस पे इंटरेस्ट दिखाया है वो बहुत क्रेडिबल इन्वेस्टर्स हैं। तो फॉर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर जो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, करंट लेवल पे जरूर फोर्टिस में खरीदारी की जा सकती है। जी चलिए, इस बीच हेक्सावेयर के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ मिस्टर आर श्री कृष्णा मौजूद हैं। मिस्टर श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो व्हाट वर द की हाइलाइट्स फॉर द नंबर्स? Thank you. Well, we had usually Q1 is a soft quarter for us, पर हम इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे किए। तो सीक्वेंशियल ग्रोथ तो 4.2% हुआ, पर Y&Y ग्रोथ तो 19% से ऊपर हुआ है। और हमारे सारे सर्विस लाइंस, सारे जोग्राफीज, ऑलमोस्ट ऑल वर्टिकल्स ग्रो हुए। ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन जो यूजुअली हर क्वार्टर नहीं ग्रो करता है, पर इस क्वार्टर उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो हर क्वार्टर ग्रो करता है अच्छा, इस क्वार्टर भी अच्छा ग्रो किया 5.5%, एंड वी एक्सपेक्ट दे विल कंटिन्यू। फ्रॉम अ सर्विस लाइंस परस्पेक्टिव सारे सर्विस लाइंस ग्रो हुए, पर हेडलाइन परफॉर्मेंस था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की जो 21% ग्रो हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और फ्रॉम अ ज्योग्राफी परस्पेक्टिव हम कुछ क्वार्टर से बोल रहे हैं कि यूरोप टर्न अराउंड होगा, और हो गया। यूरोप केम बैक टू ग्रोथ, और एपैक also will outgrow the rest of the company, वो भी हो गया। In fact, APAC grew very well, almost at 20% quarter on quarter. Mr. Sri Krishna, like you mentioned that Europe has come back on the growth trajectory. Overall, अगले 2 क्वार्टर के लिए अगर हम बात करें तो what is your outlook about the headwinds from US and the operating environment in Europe considering the Brexit? जो ब्रेग्जिट का जो इम्पैक्ट है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारा सबसे ज़्यादा ब्रेग्जिट का इम्पैक्ट हुआ हमारा इंश्योरेंस बिजनेस में, जो हमारा काफ़ी एक्सपोजर है यूके में, पर वो 2-3 क्वार्टर से ऑलरेडी चल रहा है। तो हम इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट
अभी तक तो हमको ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे ब्रेक्जिट में। US ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक जितना इंडिकेटर्स है सब इम्प्रूव्ड है, GDP ग्रोथ थोड़ा बेटर है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, वेज ग्रोथ, unemployment, all of that is looking good in the US. So we do see actually a positive macro environment in the US. अच्छा श्री कृष्णा, एक सवाल मेरा ये भी होगा, अभी जो भी सर्कमस्टांसिस हैं आपके सामने, ये ग्रोथ करीब जो मार्जिन्स की है ये 15% ही रहने वाली है या फिर इसमें भी कुछ शफलिंग होने वाली है? एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये फॉरेक्स को लेकर आप कैसे हेज कर रहे हैं अपने आप को? ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इस समय फॉरेक्स आपके लिए, एटलीस्ट नंबर्स को कैलकुलेट करते समय और ऑर्डर्स को कैलकुलेट करते समय? तो ये दोनों चीज़ थोड़ा रिलेटेड है, तो मैं फॉरेक्स के बारे में पहले बता दूंगा कि हमारा ग्रॉस मार्जिन में 30 बेसिस पॉइंट इम्पैक्ट हुआ फॉरेक्स रुपी एप्रिशिएशन की वजह से इस क्वार्टर में। वो अगले क्वार्टर से थोड़ा ज़्यादा होगा, फुल क्वार्टर इम्पैक्ट होगा। बट हमारा हेजिंग पॉलिसी लेयर्ड हेजिंग पॉलिसी है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी एक क्वार्टर में ज़्यादा बुरा या ज़्यादा अच्छा ना हो, थोड़ा स्मूदन आउट करने का ऑब्जेक्टिव है हमारा हेजिंग पॉलिसी है, थोड़ा लेयर्ड हेजिंग पॉलिसी। फ्रॉम अ मार्जिन परस्पेक्टिव हमने जो गाइडेंस दिया साल की बिगिनिंग में कि हम 10 से 12% रेवेन्यू ग्रोथ होगा और इक्वलेंट मार्जिन ग्रोथ होगा, वो तो हम रिएटरेट कर रहे हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग द मार्जिन प्रेशर ड्यू टू फॉरेक्स वी स्टिल फील कॉन्फिडेंट कि वो गाइडेंस तो मिट कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, ये H1B वीज़ा का कितना इम्पैक्ट आएगा आगे चल के, कि आपने सेटल डाउन कर लिया, आप मान के चल रहे हैं कि यस इट्स अ प्रॉब्लम और हम इसको अब डाइजेस्ट कर चुके हैं, अब हमारे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, हम हायरिंग कर लेंगे लोकल्स को वहीं पे ही? कि हमारा दो व्यू है, एक लॉन्ग टर्म व्यू और एक शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म में हमको H1 का डिपेंडेंस रिड्यूस करना है और वो तो हम पिछले साल से चालू कर दिए थे। 2016 में भी हमारा एवरेज जो जितना गए लोग उसका H1 परसेंटेज कम हुआ, इस साल भी और कम होगा और वो पाथ हम कंटिन्यू करेंगे। पर सैलरीज में ज़्यादा फर्क नहीं है, H1 और लोकल हायरिंग में काफ़ी कन्वर्ज हो रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो हमारा हायरिंग कॉस्ट था, लोकल हायरिंग कॉस्ट H1 से सस्ता था। तो शॉर्ट टर्म में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तुरंत कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा पॉलिसी बनने में और नया लॉ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल। चलिए मिस्टर श्री कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। प्लेजर हैविंग यू ऑन जी बिजनेस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सुदीप, आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी होगी। कल ये बयान आया था यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज जो हैं दे आर एक्चुअली डूइंग वीज़ा फ्रॉड एंड चैलेंजिंग तो है एनवायरनमेंट। नाउ वी अंडरस्टैंड कि मिस्टर श्री कृष्णा बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स एन IT कंपनी, वो कह भी रहे थे कि ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आउटलुक इज़ गुड, US इकोनॉमी इज़ लुकिंग गुड, पर IT कंपनीज के लिए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है इस समय। आपका व्यू क्या है? जी मिहिर, बिल्कुल चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। बहुत सारी दिक्कतें US में आ रहे हैं, बाकी मार्केट्स में आ रहे हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसीज़ के कारण आ रहे हैं। दूसरा, करेंसी जो अप्रिशिएट हो रहा है वो एक बहुत बड़ा समस्या है। लाइन कट गया। नहीं सुदीप, आप सुन पा रहे हैं हम आपको, प्लीज़ कंटिन्यू। चलिए, शायद उन तक अब लाइन कट गई, आई थिंक ही लॉस्ट द कनेक्शन। हम फिर से चलने की कोशिश करेंगे उनके पास, लेकिन रियल एस्टेट की हमने बात की, हमने IT की बात की, अब एक बार एविएशन स्पेस को देख लेते हैं। अभी कतर एयरवेज की तरफ से खबर आई है कि वे भारत में फुल फ्लेज एयरलाइन शुरू करने के लिए लाइसेंस के लिए जल्द ही एप्लीकेशन देने वाले हैं। जेट एयरवेज है जो कि करीब 1.5% ऊपर है। हमने इंडिगो पर देखा अच्छा मूव है, करीब 1.5% ऊपर ये है। स्पाइस जेट हालांकि थोड़ी सॉफ्टनेस ज़रूर देख रहा है, लेकिन गौरव, जेट और इंटरग्लोब, इसमें जेट पर आपका व्यू क्या है? जेट ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 520 पे एक रेजिस्टेंस है, 525 पे है
ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है, तो अगर किसी को 5 या 7 दिन का ट्रेड चाहिए तो उसके लिए वो एक बार बाय कर सकते हैं। और अगर BTST काइंड ऑफ ट्रेड चाहिए तो मुझे लगता है इंडिगो में आपको अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकते हैं।